इब्न सफ़ी का नावल सवाल या निशान का दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए। बंदर उछल कूद कर रहे थे। दफ्तर एक बंदर ने इमरान की तरफ देखकर दांत निकाले और इमरान ने भी झल्लाए हुए अंदाज में उसे मुंह छुड़ा दिया। फिर इस तरह बड़बड़ाने लगा जैसे बंदर का दांत निकालना इसे बेहद गिरा गुजरा हो। न सिर्फ लड़की बल्कि दूसरे लोग भी इमरान की तरफ मुतवज्जो हो गए, लेकिन इमरान बाजार उनसे बेखबर इसी अंदाज में बड़बड़ाता और आंखें चमकारता रहा। लेकिन उस वक्त बुरी तरह चौंका जब इसके करीब ये खैखे बुलंद हुए। अब उसने बदहवासी और झेप मिटाने की एक्टिंग शुरू कर दी। इस सिलसिले में उसका सर एक बार कटोरे से भी टकरा गया। बेक वक्त लड़की उसके करीब आई और आहिस्ता से बोली, चलो जल्दी यहाँ से वरना ये लोग तुम्हें छेड़ेंगे। इमरान बदहवासी का मुजाहरा करता हुआ दूसरी तरफ मुड़ गया। उसकी रफ्तार दौड़ने की हद तक तेज़ थी। लड़की भी इसके पीछे ही चलती रही। फिर इमरान पार्क के एक वीरान हिस्से में पहुंचकर रुका। वो एक दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ा हाँफ रहा था और लड़की इसके सामने खड़ी हंस रही थी। ये क्या मुसीबत, इमरान ने गुस्सैली आवाज़ में कहा और फिर हाँफने लगा। बंदरों पर गुस्सा आने का यही अंजाम हो सकता है, लड़की ने कहा। वो भी कोई खलंडी ही मालूम होती थी। इमरान के चेहरे पर फिर ज़लज़ले के आसार नज़र आए और उसे आंखें सुर्ख हो गईं। उस उल्लू के पट्टे ने मुझ पर दांत क्यों निकाले थे, उसने गुस्सैली आवाज़ में कहा। बड़ी आहें बंदरों की तरफदार बनकर मेरी जागीर में होता तो सारे टांगें तुड़वा देता। हाँ। और फिर वो इस तरह नाक से शू शू करने लगा जैसे गुस्से ही की वजह से नज़ले की तहरीक शुरू हो गई हो। लड़की हंसती रही और इमरान का गुस्सा तेज़ होता रहा। आखिर लड़की वहीं घास पर बैठ गई और इमरान बुरा सा मुँह बनाए हुए खड़ा रहा। हिमाकत और गुस्से के मिले जुले आसार अब भी चेहरे पर मौजूद थे। क्या तुम यतीम हो? एक बैग लड़की ने पूछा। तुम खुद यतीम, तुम्हारा साथ पूछते यतीम? मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। मुझे लावारिस समझती हो? अभी मेरे दादा भी ज़िंदा हैं। सूरत से तो तुम यतीम ही मालूम होते हो। इमरान किसी नकचढ़ी लड़की की तरह बड़बड़ाता हुआ एक तरफ मुड़ गया। अरे ठहरो, सुनो, तुम्हारे फ़ायदे की बात है। इमरान रुक गया लेकिन इसकी तरफ मुड़ा नहीं। क्या है? इसने भराई हुई आवाज़ में कहा। तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो। मैं इस शहर में अजनबी हूँ, चंद दिनों के लिए आई हूँ। अगर हम दोनों दोस्त हो जाएं तो क्या हर्ज है? बहुत हर्ज है। क्या हर्ज है? तुम मुझे बात बात पर गुस्सा दिलाओगी और मेरा दिल चाहेगा कि अपने पेट में खंजर घोंप लूँ। अब बताओ, ये बंदर क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं कि दौड़ आएँ इनकी हिमायत में? दांत दिखाते हैं साले मुझे जैसे मैं उल्लू का पट्टा हूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत प्यारे हो। चलो गुस्सा थूक दो। वो बंदर मेरे रिश्तेदार नहीं हैं और ना मैं इनकी हिमायत में दौड़ी आई थी। बस दिल चाहा कि तुमसे गुफ्तगू करूं, तुमसे मिलूं, दोस्ती करूं। मैं इसी शहर में अजनबी हूं। आओ कहीं बैठकर बातें करेंगे। तुम मुझे अपने मुतालिक बताओ, मैं तुम्हें अपने मुतालिक बताऊंगी। इमरान वही भद से बैठ गया। लड़की फिर हंस पड़ी क्योंकि वह किसी वजनी थैले की तरह ज़मीन पर टपक पड़ा था। इसकी हंसी पर इमरान ने फिर बुरा सा मुंह बनाया। यहाँ नहीं, पाक रेस्टोरेंट में बैठेंगे, चलो। वो रेस्टोरेंट में आए। इमरान बदसतूर बिगड़े हुए मूड का मुजाहरा करता रहा। क्या पियोगे? लड़की ने इमरान से पूछा। मैं सिर्फ इन बंदरों का खून पीना चाहता हूँ। यानी अब चिड़ियाघर के बंदर भी मेरे साथ इसी तरह पेश आएंगे जैसे आम जंगली बंदर पेश आते हैं। ये आखिर बंदरों का क्या किस्सा है? अरे ये हरामजादे बचपन ही से मुझे छुड़ाते आए हैं। तुम्हें देखेंगे तो कुछ नहीं, जहाँ मुझे देखा दांत निकाल दिए। हमेशा यही होता है। आखिर क्यों? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने कभी किसी बंदर को हस्त भी नहीं कहा। आखिर बताओ भी तो कुछ है। तो क्या मैं कुत्तों की तरह भौंक रहा हूँ? बता नहीं रहा इतनी देर से? अरे ये मुझे कहीं और किसी हाल में ना छोड़ेंगे। आज मैं यही सोचकर यहाँ आया था कि देखो चिड़ियाघर के बंदर तो मुझे फजूल नहीं समझते, लेकिन उसकी तरफ से भी मायूसी हुई। लड़की ने संजीदगी से कहा। यकीनन हुई, इमरान मेज़ पर हाथ मारकर बोला। और अब मैंने तय कर लिया है, हर बंदर को अपना दुश्मन समझूंगा।
खुद वो दुनिया के किसी गोशे में हो। तुम्हारा नाम क्या है? तफस्सुल, कंवर तफस्सुल, समझते हो ना, यानी कि प्रिंस। प्रिंस, लड़की ने हैरत से दोहराया। हाँ हाँ प्रिंस, मेरी रियासत बहुत बड़ी है और हम लोग मुर्गी वाले नवाब कहलाते हैं। मुर्गी वाले क्यों? हमारे महल में 5,000 मुर्गियाँ हैं। मुर्गियाँ पालना हमारी ख़ानदानी हॉबी है। सारे बुज़ुर्ग शुरू ही से मुर्गियाँ पालते चले आए हैं। बड़ी गंदी हॉबी है, ख़बरदार, ज़बान संभाल कर। हमारी मुर्गियाँ मुकम्मल पर चलती हैं। कभी ख्वाब में भी तुमने शाही मुर्गियाँ ना देखी होंगी। मुझे ख्वाब से भी नफ़रत हो जाए अगर मुर्गियाँ नज़र आ जाएं, तब हम कभी दोस्त ना बन सकेंगे। इमरान ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जिनके ख़यालात से मुर्गी पसंदों के जज्बात को ठेस लगे। ख़त्म करो, मैंने ये पूछा था कि चाय पियोगे या काफ़ी? चाय, लड़की ने वेटर से चिल्ला चाय के लिए कहा और फिर इमरान से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? ग्रैंड होटल में। मुस्तक़बिल ख़याम इसी शहर में रहता है। जब तक कॉलेज ना बंद हो जाए मैं यहीं रहना पड़ेगा। पढ़ते हो? लानत है, पढ़ने पर मेरा दिल नहीं लगता, इसीलिए हस्पताल छोड़कर ग्रैंड में चला आया हूँ। क्लासों में प्रॉक्सी हो जाती है। प्रॉक्सी करने वालों को 200 रुपये माहवार देने पड़ते हैं। इससे क्या फ़ायदा? पढ़ने में दिल नहीं लगता तो घर वापस चले जाओ। वो और ज़्यादा बड़ी मुसीबत साबित होगी। रियासत का काम देखना पड़ेगा। हो तो तुम काहिल भी हो क्या? इमरान को फिर गुस्सा आ गया। और थोड़ी देर तक घूरते रहने के बाद, तुम यकीनन इन बंदरों के रिश्तेदार? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि आखिर तालीम से क्यों भागते हो? अरे ये तालीम है, इमरान ने मेज़ पर हाथ मार कर कहा, कि दूसरों के बेतुकी बकवास पढ़ूं और याद रखूं, फिर इम्तिहान दूं। अरे वो बेतुकी बकवास याद ना आए तो फेल हो जाओ। नकू बन्नू, लानत है। बेतुकी बकवास, लड़की ने हैरत से कहा। ये बकवास नहीं है तो और क्या है कि जब कोयल कूकती है तो मेरा दिल नाचने लगता है। दिल नाचने लगता है? हाँ, दिल अगर नाचने लगे तो रिस्तुम के भतीजे का भी हार्ट फेल हो जाए। और क्या? वाह, दूसरे साहब फरमाते हैं। चारों तरफ चुटली हुई चांदनी। क्या था? लो भाई, भूल गया। बहरहाल ऐसी ही ऊट पटांग बातें होती हैं। अरे हाँ, मसलन ये सुनो, वो है ना बहुत बड़े शायर अंग्रेज़ी के जनाब ऑक्सफोर्ड साहब। ऑक्सफोर्ड, लड़की ने हैरत से दोहराया। शायरों में यह नाम मेरे लिए बिल्कुल नया है। नया ही होगा, इमरान ने लापरवाही से। ये साहब नेचर की दुम में नमदा कसे रहते हैं और बाज़ औक़ात में इस तरह सनक जाते हैं कि इनसे दरिया, पहाड़, दरख्त, चाँद, सितारे सभी अंग्रेज़ी में बातें करने लगते हैं। मैनेजर, अरे वर्ड्सवर्थ तो नहीं? लड़की ने कहा। हाँ वही, मुझे ऑक्सफोर्ड याद आ रहा था। ऑक्सफोर्ड तो लंदन की एक छापाखाने का नाम है शायद, जिसमें डिक्शनरियाँ छपती हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम वर्ड्सवर्थ को नहीं समझ सके। अरे तो क्या हुआ? मेरे वालिद तो समझते ही होंगे, फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं भी अपनी टांग अड़ाऊँ? नहीं, वर्ड्सवर्थ जैसे शायरों को समझना पसंद करना सीखो। अरे जाओ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि ख्वाह अपना दिमाग ख़राब करूं। ये वर्ड्सवर्थ कोई पागल आदमी था, ज़िंदगी भर कोयलों, बुलबुलों, चौकोरों की बातें करता रहा। इसके बजाय अगर साबुन बनाकर बेचता तो इसकी औलादें भी हेनरी फोर्ड की औलादों की तरह मज़े करती। अरे अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स पहले पसंद है तो दूसरों को बोर करने से क्या फ़ायदा? छोड़ो, ख़त्म करो, तुमने फजूल बातें छेड़ी। मुझे इन बंदरों के मुतालिक सोचने दो जिन्होंने आज मेरी बकिया ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दी। लड़की हंस पड़ी और इमरान फिर उसे गुस्सैली नज़रों से घूरने लगा। तुम आखिर चाहती क्या हो? उसने कहा। दोस्ती, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम बेहद दिलचस्प आदमी हो। आदमी नहीं, प्रिंस, इमरान अकड़ कर बोला। मेरी तोहीन ना करो वरना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा और वो कमबख्त महफूज ही रहेंगे। कौन? बंदर, इमरान ने ठंडी सांस ली। अभी तक जिस बंदर ने मुझे देखकर दांत निकाले हैं ज़िंदा नहीं रहा। मैं ऐसे बंदरों को फ़ौरन गोली मार देता हूँ, मगर सरकारी बंदरों से
कैसा निपटा जाए, सोचो कोई तदबीर। लड़की चाय उंडेलती हुई बोली। जहर। दफ्तर इमरान की आंखें चमकने लगी और इसने धीमी आवाज़ में कहा, कल मैं अपने साथ जहरीले सेब लाऊंगा। गुड, वेरी फाइन। किसी को कानो कान भी खबर ना होगी। रहम ना आएगा तुम्हें इन बेज़बानों पर? हरगिज़ नहीं। इन्हें अकल क्यों नहीं आती? क्यों दांत निकालते हैं मुझे देखकर, गोया मेरी कोई वक़्त ही नहीं है इनकी नज़र में। नहीं, मैं इनकी हिमायत में एक लफ्ज़ भी ना सुन सकूँगा। बराए मेहरबानी खामोश रहो। सुनो, मेरा ख़याम रोनेक में है, 28वां कमरा, और मेरा नाम मेलिना है, हेलिनिया। बहुत वाहियात नाम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा नाम पुदीना क्यों नहीं है? तुम बिल्कुल पुदीना मालूम होती हो। पुदीना क्या? फारसी में गुलाब के फूल को कहते हैं। बड़े शरीर हो तुम। लड़की हंस पड़ी। खैर ये बताओ, ग्रेड में तुम्हारे कमरे का क्या नंबर है? नंबर मेरे सेक्रेटरी को मालूम होगा, मैं तो सिर्फ वहाँ सोता हूँ। वैसे तुम किसी को भी प्रिंस तफस्सल का हवाला देकर मेरे कमरे का नंबर मालूम कर सकोगी। तुम सचमुच अजीब हो। क्या सारे शहजादे ऐसे ही होते हैं? नहीं, अक्सर मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रही। लड़की चिढ़ गई। फिर? कुछ नहीं, फ़िलहाल खामोशी से चाय पियो। इमरान खामोश हो गया। उसके चेहरे पर अब भी हमाकती तारी थी। लड़की ने कुछ देर बाद कहा, मैं कुछ दिन यहाँ ठहरूंगी, क्यों ना हम रोज़ मिलते रहें? बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं एक मशगूल आदमी हूँ। क्या मशगूलियत रहती है? अरे वाह, ये सब कुछ तुम्हें कैसे बता दूँ? हम दोस्त हैं ना? नहीं, अभी नहीं। इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो सकती है? फिर हम दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इमरान ने प्याली हाथ से रख दी। चंद लम्हे से गुस्सैली नज़रों से देखता रहा और फिर उठता हुआ बोला, क्या मैंने कहा था कि मेरे साथ बैठो? तुम बड़ी देर से मेरी तौहीन किए जा रही हो, लानत है। वो दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। लड़की भी चाय छोड़कर उठ गई। इसने जल्दी जल्दी काउंटर पर चाय की कीमत अदा की और इमरान के पीछे दौड़ने लगी, जो काफ़ी दूर निकल गया। टफड्रल, ठहरो प्रिंस, प्रिंस, इसने आवाज़ दी। टफड्रल रुक गया। रुकना ही था। नहीं, जाओ, वो मुड़कर बोली, आवाज़ में बोला, चली जाओ, मेरा मजाक ना उड़ाओ। सब मुझे उल्लू समझते हैं। किसी ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। नहीं डियर, वो इसके शाने पर हाथ रखकर चिमकाती हुई बोली, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूँगी, गुस्सा थूक दो। टफज़ल डियर। हाँ, टफज़ल डियर। ये क्या है तुम्हारा नाम? तफस्सल मेरा नाम है, तफस्सल। और मैं अपने नाम के सिलसिले में बहुत जज्बाती हूँ। मुझसे नहीं बनता, लड़की ने बेबसी से कहा। कोई फ्रांसीसी लड़की ही तुम्हारा नाम सही ले सकती है। मैं अंग्रेज़ हूँ। मैं तो यूरोशियन समझता था। नहीं, मैं खालिस अंग्रेज़ हूँ। खालिस अंग्रेज़ और खालिस यशीन के कुत्ते मुझे पसंद है। क्या मतलब? क्या अब तुम मेरी तौहीन करोगे? नहीं तो, इमरान ने हैरत से कहा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। अच्छा, ख़त्म करो, मेरे साथ मेरे होटल में चलो। चलो, इमरान हाथ झल्ला कर आगे बढ़ता हुआ बोला। वो पार्क के फाटक पर पहुँचे, फिर पैदल ही चलते रहे। बस लड़की जिधर जा रही थी उधर ही इमरान भी चल रहा था। वो उसे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के करीब लाई। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, इसने इमरान से कहा। तुम 2 मिनट के लिए ठहर जाओ। लड़की अंदर चली गई और इमरान बूथ के करीब खिसक गया। बूथ का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए इमरान उसकी आवाज़ साफ सुन सकता था। सुरगुलाब, इसने शायद दूसरी तरफ के इस्तेफसार के जवाब में कहा था। फिर इमरान ने उसे जूलियाना फंड्स वाटर का पता दोहराते हुए सुना। इसने एक तवील सांस ली, क्योंकि ये इसके नज़रिए की तायद थी। यानी इस साजिश की पुष्ट पर जो कोई भी था, अभी तक सिर्फ टेलीफोन ही टेप कर रहा था और एक्स्ट्रा साथियों को पहचानने के लिए इस किस्म की हरकतें थीं। तो फिर इसने जो नतायज अगजा किए थे वो भी दुरुस्त हो सकते थे। यानी जूलिया, सफदर और तनवीर के अलावा वो अभी तक किसी चौथे आदमी का ना तो फ़ोन नंबर मालूम कर सका था और न पता। मगर वो इस ख्याल पर कायम ना रह सका, क्योंकि इसके बरक्स भी हो सकता था। क्या ये मुमकिन नहीं था कि इसके मातहतों में सिर्फ यही 3 ऐसे रह गए हों जिसका पता उस नामालूम आदमी ने अब लगाया हो, या बकिया लोग पहले ही इसकी नज़र में आ चुके हों। आओ अब चलें, वो बस से निकल कर बोली, और इमरान फिर इसके साथ चलने लगा।
इमरान हेलेना के साथ रेनेक में उसका कमरा भी देख आया और अब इसे फिक्र थी कि किस तरह ग्रैंड में इसे भी वो 2 कमरे मिलने चाहिए। एक सेक्रेटरी का इंतज़ाम करना भी ज़रूरी, मगर सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देता। खावर, नमानी और सिद्दीकी की पोजीशन मुस्तबा थी। इनके मुतालिक इसने पहले ही सोचा था कि मुमकिन है वो तीनों इस नामालूम और पुरस्कार आदमी की नज़रों में आ चुके हों। ब्लैक ज़रूर को वो अलग ही रखना चाहता था। रोशी भाई से जूलियाना फंटवाटर इसके मकान में मुक़ीम थी और अब जूलिया का रोल इसे ही अदा करना था। जूलिया के मुतालिक इसे यकीन तो हो गया था कि वो सिर्फ इस आदमी के अहकामात या पैगामात ही फ़ोन पर रिसीव करती रही थी, इसकी नज़रों में नहीं आई थी। मगर इमरान इसे अपनी सेक्रेटरी की हैसियत से ग्रैंड में नहीं रखना चाहता था। स्कीम के मुताबिक इसे किसी मर्द की तलाश थी। ग्रैंड में इसे 2 कमरे मिल गए, लेकिन सेक्रेटरी का मसला हल ना हो सका। उसी शाम को उसने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से ब्लैक ज़ीरो से रब्त कायम करके इसे हिदायत दी कि वो रेनेक में हेलेना पर नज़र रखे, क्योंकि फ़िलहाल वही एक ऐसी हस्ती नज़रों में थी जिसके ज़रिए इस पुरस्कार आदमी तक पहुंचने के इम्कानात थे, जो एक्सटो और इसके साथियों को बेनकाब कर देने की फ़िक्र में था। रोशी को तो इसने सब कुछ समझा ही दिया था और वो खुद भी इतनी ज़हीन तो थी ही कि अपने दिमाग से भी कुछ काम ले सकती। उस रात इमरान सिर्फ टेलीफोन ही के ज़रिए हालात का जायज़ा लेता रहा। इसने सुलेमान को भी फ़ोन पर हिदायत दी थी कि अगर इसे रोशी की तरफ से कोई पैगाम मिले तो वो ग्रैंड होटल तक पहुंचा दिया जाए। लिहाजा सुबह ही सुलेमान एक लिफाफा लेकर ग्रैंड आ पहुंचा। लिफाफा रोशी की तरफ से था। रोशी ने ख़त में लिखा था, मेरा ख्याल है कि सिद्दीकी, नामानी, खावर इसकी नज़रों में अभी तक नहीं आए, क्योंकि इसने पिछली रात मुझसे फ़ोन पर इनके मुताल्लिक़ कहा था कि बाकी आदमी कहाँ मर गए। मैं इन्हें बराबर फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन जवाब नहीं मिलता। मैंने कहा यही हाल मेरा भी है। मैंने एक निजी ज़रूरत के तहत इनमें से एक को फ़ोन किया था लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर इसने कहा, अभी और इसी वक्त इनके घरों पर जाकर पता लगाओ क्या बात है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ख़राब है, क्या आप मेरी आवाज़ के भारीपन से अंदाज़ा नहीं कर सकते? मुझे बहुत शदीद ज़ुकाम हो गया है और हल्का सा बुखार भी है। मैं कल 9 बजे इस मुहिम पर निकलूँगी। इसने इसे मंजूर कर लिया है। वाकई इमरान, तुम बरवक्त चौंके और इस साजिश से आगाह हो गए। अगर तुम जूलिया को यहाँ से ना हटाते तो मेरा ख्याल है कि वो सब के सब इस नामालूम आदमी की नज़रों में आ गए होते, जो तुम्हारी ही तरह पुरस्कार मालूम होता है। अब तुम्हें जो कुछ भी करना है 9 बजे से पहले कर डालो। मेरा ख्याल है कि मुझे इन तीनों के घरों की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन इससे कबल इन तीनों का वहाँ से गायब हो जाना लाजमी है। बात की बातें फिर सोचेंगे। इमरान ने ख़त्म करके असर हिलाया। वो रोशी की तजवीज़ से मुत्तफ़क़ था। अगर वो इसका मशवरा न देती तब भी इमरान यही करता, लेकिन इसे खुशी थी कि रोशी ही ने अपनी जहानत से काम लेकर ख़ुद भी यही फ़ैसला किया था। इमरान ने 8 ही बजे तक खावर, सिद्दीकी और नामानी को ग्रैंड में तलब करके सारे हालात से आगाह करते हुए कहा, एक्सटो ने ये मुहिम मेरे सपुर्द की है। आपके अलावा और कोई इस लायक भी नहीं था। खावर ने हंसकर कहा, मगर संजीदगी से बोला, सदर का क्या होगा? मजबूरी है, इन लोगों ने इसे पाल खाने तो भिजवा दिया है, लेकिन वहाँ से निकालने की क़ुव्वत नहीं रखती, इसलिए फ़िलहाल इस बेचारे को वहीं रहना पड़ेगा। इसके निकलने का यही मतलब हो सकता है कि एक्सटू इन हालात से आगाह हो गया है। अगर इस आदमी ने यह समझ लिया तो मुश्किल ही से हटा सकेगा। मेरा ख्याल है कि वो भी एक्सटू ही की तरह पुरस्कार है। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? सिद्दीकी ने पूछा। घरों का ख्याल बिल्कुल तर्क कर दो। अब तुम्हें वहाँ नहीं वापस जाना। रोशी अलबत्ता वहाँ चक्कर लगाएगी। खावर यहीं मेरे साथ रहेंगे और तुम दोनों मुख्तलिफ होटलों में क़याम करके मुझे अपने पतों से आगाह कर देना। एक्सटो मिलिट्री के सीक्रेट सर्विस से 3 आदमी तलब करके तुम्हारे घरों पर ठहराएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। इमरान की इस तजवीज़ से किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया। खावर कुछ देर बाद इमरान के साथ डाइनिंग हॉल में नज़र आया, जो अब इसके सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। रोशी आराम कुर्सी पर नीम दराज किसी अंग्रेज़ी महानामा के वर्क गिरदनी कर रही थी।
दफ्तर फ़ोन की घंटी बजी और उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो जूलिया, दूसरी तरफ से एक चुकी सी भराई हुई आवाज़ आई। यस सर, ऋषि ने कहा और खांसने लगी। वो लोग कहाँ हैं? कुछ पता नहीं चल सका जनाब। तीन के मकान मुखफ़िल हैं। तनवीर के मुतालिक तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इससे गुफ्तगू हुई थी और सफदर को आप ही पागल खाने भिजवा चुके हैं। आखिर ये तीनों कहाँ गायब हो गए? मैं क्या आस कर सकती हूँ जनाब, मगर हैरत है कि वो आपको इत्तला दिए बगैर कहाँ चले गए। मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ। देखो, अब तुम मुझे पुराने नंबरों पर मत रंग करना। नंबर नोट करो, 33 अफेक्शन 3। बहुत बेहतर जनाब। यहाँ कुछ गैर मुल्की जासूसों ने अपना जाल फैलाया है, इसलिए हर वक्त होशियार रहो। मुझे शुबह है मेरा पिछला फ़ोन टैप किया जा रहा है और तुम यकीन रखो कि मैंने सफदर को पागलखाने जाने का मशवरा हरगिज़ नहीं दिया था। तुम कहती हो कि इस सिलसिले में तुम मुझ से पहले भी गुफ्तगू कर चुकी हो और मैंने इसका इतराफ़ किया था कि सफदर को एक मकसद के तहत पागलखाने भिजवा गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह ख़त गलत है। मुझसे इस सिलसिले में तुमने कोई गुफ्तगू नहीं की, तो इसका मतलब हुआ कि किसी ने मेरी आवाज़ की नकल उतारने की कोशिश की थी, लिहाजा तुम धोखा खा गई। अब इसी से अंदाज़ा कर लो कि हालात क्या हो गए। मुझे खौफ है कि कहीं वो तीनों भी ऐसे ही किसी हालात का शिकार ना हुए हों। आप मुझे एक हैरत अंगेज़ बात बता रहे हैं जनाब। हाँ ऐसे ही हालात हैं और ये हकीकत है कि मैं अपने मातहतों को ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा मोहतात देखना चाहता हूँ, रोशनी ने कहा। सर को खफीफ से चंबीस दी और एक बैग बुरी तरफ खांसने लगी। क्यों, तुम्हें बहुत तेज़ी से खांसी आ रही है? मैं बीमार हूँ जनाब, रोशनी ने हाँफते हुए कहा। अपनी सेहत का ख्याल रखो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, रोशनी मुस्कुराई और फिर वो 2-3 बार खांस कर बोली। इलाज कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम तनवीर को तो कम से कम इस साजिश से आगाह ही कर दो, मगर फ़ोन मत इस्तेमाल करना। मैं समझती हूँ जनाब, मैं इसे यहाँ बुला लूँगी, रोशनी ने कहा। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। रोशनी रिसीवर रख कर अपना गला मसलने लगी। ख्वाह खांसने की वजह से हलक में खराशें सी पड़ गई थी। तकरीबन 5 मिनट ठहर कर इसने तनवीर के लहजे में तहिर बाकी था। रोशनी का सिलसिला मुनक़ता कर दिया और फिर आराम कुर्सी में गिर गई। खावर बारवाब चेहरे वाला एक भारी भरकम आदमी था। महज इसी की वजह से ग्रैंड में किसी प्रिंस तफसल का शहरा बहुत जल्द हो गया, लेकिन प्रिंस तफसल को देखकर लोगों को किसी ने गफलत पर चपत रसीद कर दी हो। ओह हाँ, बैठो, इसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं? कैसा गुस्सा? बंदरों के मुतालिक सेक्रेटरी इमरान खावर की तरफ मुड़कर बोला। यस सर। खावर उठकर ताज़ीमन झुका। इधर आओ। इमरान ने मेज़ पर हाथ मारकर खावर मेज़ के करीब आ गया। बैठ जाओ। खावर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर खौफ, तंजीम के मिले जुले आसर थे। चिड़ियाघर के बंदरों के मुताबिक तुमने क्या सोचा? फ़िलहाल इरादा है कि चिड़ियाघर के मुंतज़िम को एक नोटिस दिया जाए। ठीक है, मगर इससे क्या होगा वो देखते हैं। बात दरअसल ये है कि तुम निकम्मे हो, कामचोर हो। इमरान ने गुस्सैले लहजे में बोला, जुमला पूरा किया और फिर चंद लम्हे खावर को घूरते रहने के बाद बोला, क्या ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है कि हमारे लिए आसाइश बहम पहुँचाएँ? यकीनन हुज़ूर वाला, अगर तुम ये भी जानते हो कि हम बंदरों को अपना अज़ली दुश्मन तस्वर करते हैं। मुझे इल्म है जनाब वाला, चिड़ियाघर के बंदरों को 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, समझे? मैं भी कुछ कहूँ? एक बैग मलिना बोली। अभी नहीं, इमरान हाथ उठाकर बोला। अभी हम सरकारी गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। हाँ सेक्रेटरी, क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें डिसमिस कर दें? नहीं जनाब अली, मैं मरते दम तक आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे? खावर ने सर झुकाया। इमरान ने कहा, जाओ अपने कमरे में जाओ, फिर सोचो कि तुम्हें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। सिर्फ 2 घंटे मोहलत है। खावर उठकर ताज़ीमन झुका और चुपचाप आगे बढ़ गया। मलिना इसे जाके देखती रही, फिर इमरान को मुखातिब करके बोली, ओह प्रिंस, तुम वाकई अपने मुलाजिमों के लिए
सरदर्द बन जाते होंगे। क्या मतलब? ख्वामोखा इस बेचारे को डांट फिटकार कर रख दिया। अरे तो क्या ऐसे घरों को सर पर बिठाऊं जो बंदरों का मसला भी हल करने के काबिल ना हो? उफ, वो मैंने कहाँ से ये तस्करा छेड़ दिया। मैं खुद समझता हूँ तुम भेद लेने आई हो। मैं कहता हूँ अगर सारी दुनिया एक तरफ होकर बंदरों की हिमायत बन जाए तब भी मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। तुमने समझा क्या है? लो अब मुझ पर उलट पड़े। मेलिना हंसने लगी। इस तरह मत हंसा करो, मुझे बंदरों से दांत याद आ जाते हैं। अरे अरे, अब क्या मेरे पीछे पड़ोगे? इमरान किसी सोच में पड़ गया। इसके चेहरे पर उलझन के आसार साफ पड़े जा सकते थे। वो थोड़ी देर तक खामोश बैठा रहा, फिर बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि मैं वक्त से पहले पैदा हो गया हूँ। क्यों? अब क्या जानूँ क्यों पैदा हो गया हूँ। अगर अपनी पैदाइश रोक देना मेरे बस में होता तो आज दुनिया का नक्शा और ही होता। मैंने पूछा था कि तुम्हारे दिल में यह ख्याल कैसे पैदा हुआ? मेलिना ने कहा और फिर इस तरह खामोश हो गई जैसे एक बैग किसी ख्याल ने मौजूदा मौजू की तरफ इसकी जहनी रो मोड़ दी हो। इमरान ने भी इधर नज़र डाली जिधर वो देख रही थी। शायद वो सफ़ेद फार्म गैर मुल्की अभी अभी हाल में दाखिल हुआ था जिसके आमद पर मेलिना एक बैग खामोश हो गई थी। इमरान फिर मेलिना से मुखातिब हुआ और वो गड़बड़ा कर बोली, हाँ तो मैं क्या कह रही थी? अगर मेरी याददाश्त इतनी ही अच्छी होती तो मैं काले से क्यों भागता? तुम शायद बंद गोभी की काश के मुतालिक कुछ कह रही थी। मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। लड़की छिड़ गई। अच्छा, इमरान ने संदा अंदाज में सर हिला दिया। इमरान ने इसके चेहरे पर उलझनों के आसार पड़े। लड़की अब इमरान की तरफ मतवज्जो हो गई थी, मगर बार बार कंकियों से इस तरफ देखने लगी थी जहाँ वो गैर मुल्की बैठा हुआ था, वरना इसके चेहरे पर असरा भी था। अंदाज़ा बिल्कुल बेताल्लुकाना था, जैसे इसका कोई शनाशा यहाँ मौजूद ही ना हो। वेटर काफ़ी लाया, हमें यह फ़न नहीं आता, इमरान ने लड़की की आंखों में देखते हुए कहा। और हेलेना इस तरह चौंक पड़ी जैसे किसी और की मौजूदगी का ख्याल ही ना रहा हो। आपको कोई एतराज़ तो ना होगा अगर मैं आपको कोई एतराज़ न तो ना होगा अगर मैं अपने किसी दोस्त को इस मेज़ पर बुला लूँ? इसने जल्दी से कहा। मर्द है? इमरान ने नाक मुँह चढ़ाकर पूछा। हाँ, नहीं नहीं, मैं पूछा। हाँ, नहीं नहीं, जिस मेज़ पर कोई लड़की मौजूद हो इस पर हम अपने अलावा और किसी मर्द का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते, कतई नहीं। इस सिलसिले में हम अक्सर अपने वालिद नामदार से भी झगड़ा कर बैठे हैं। वालिद से झगड़ा? हाँ, मसलन? खैर हाँ। अरे क्या यही है तुम्हारा दोस्त? मलिना चौंक कर मुड़ी। वही सफ़ेद फार्म गैर मुल्की मेज़ के करीब खड़ा इमरान को घूर रहा था। ठीक इसी वक्त खावर भी वहाँ पहुँच गया। सोच लिया? हीरो एनस, इसने बड़े अदब से कहा। क्या सोच लिया? मैं स्टेट से 5 आदमियों को तलब करूँगा। क्यों? इनकी ड्यूटी होगी। वो दिन भर खटरों के सामने खड़े होकर बंदरों का मुंह चौड़ाया करेंगे। गुड। इमरान उछल पड़ा। वेरी फाइन सेक्रेटरी, हम तुमसे बेहद खुश हुए हैं। जाओ अपनी मेज़ पर बैठो। खावर मेज़ के पास से हट गया और दोनों ने अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की थी और अब गैर मुल्की अजनबी इमरान को अजीब नज़रों से घूर रहा था।